जो है अगर हमारे पास रेयर हैं तो हम कह रहे हैं 1, चांसेस हमारे पास अगर 2 हैं, पॉसिबल है कि करंट हमें लग सकता है, तो हम 2 देंगे। लाइकली है, बहुत ज़्यादा लाइकली है भाई, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम क्या कहते हैं कि करंट लगता रहता है, लोगों को इंसिडेंट हो चुके हैं हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे लाइकली। रिस्क से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी लाइकली, बहुत ज़्यादा है। ऑफ़न जो है हमारे पास अक्सर होता ही रहता है हमारे पास, ठीक है? तो हमारे पास 4 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, और 5 ऑलमोस्ट सर्टेन, लाज़मी करंट लगना ही लगना है, ठीक है? इसकी बहुत सारे जो है फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये आप देखते जा रहे हैं कि हमारे पास लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी क्या है, नेवर अकर्ड तो हम 1 देंगे, रेयर है बहुत ज़्यादा, या नेवर अकर्ड है, हैज़ अकर्ड हो चुका है, लेकिन पॉसिबल है, चांसेस हैं इसके। हैज़ अकर्ड मोर देन 1 टाइम, वंस, 1 दफ़ा 2 दफ़ा हो चुका है। अब और जो है ऑफन, बहुत ज़्यादा, सेवरल टाइम्स, ये क्या हुआ है, ईयर पूरे साल में बहुत बार जो है हमारे पास इंसिडेंट हो चुका है या करंट लग चुका है लोगों को, तो उसमें क्या होगा, हम 4 दे देंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। अब आ जाते हैं हम सिवियरिटी पे, बिल्कुल इसी तरीके से। सिवियरिटी क्या है हमारे पास भाई, सिवियरिटी इनसिग्निफिकेंट, ये भी जो है यहाँ पर आप देख लें, माइनर इंजरी हुई है, कभी हमारे पास हुई भी है अगर, तो माइनर इंजरी कोई हुई है या नहीं हुई कोई इंजरी, या माइनर हमें फर्स्ट एड देनी पड़ गई है, तो हम उसको 1 सिवियरिटी दे देते हैं। माइनर जो है हमारे पास क्या है, 2 अगर है, माइनर क्या है, हम कहते हैं कि भाई इंजरीज रिक्वायरिंग ऑन साइट ट्रीटमेंट, या उसको जो है मेडिकल, ये देखिए डिपेंड करता है, ये आपकी जो सिवियरिटी लेवल है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो सकता है कि 2 जो है यहाँ पर वो उसको 1 बोलता हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उनके यहाँ छोटे-मोटे इंसिडेंट रेगुलर बेसिस पे 8-10 इंसिडेंट छोटे-मोटे तो होते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो किसी के अगर छोटा-सा कट भी लग जाता है उँगली पे, तो वो भी एक कंसिडरेबल जो है हमारे पास हैज़ार्ड हो जाता है, या कंसिडरेबल इंसिडेंट होता है, या रिपोर्टेबल इंसिडेंट होता है। तो उसमें हमें इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ती है, सब कुछ होगा, तो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ये चीज़ें आपकी डिपेंड करेंगी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करें। आपको समझने के लिए होना ये चाहिए कि आप जो है मॉडरेट लेवल का अगर आपके पास सीवियरिटी है, उसकी ये जो है पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है मैंने। ये डिस्क्रिप्शन डिपेंड करती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस इंसिडेंट को कितनी क्रिटिकलिटी से देखती है, ठीक है? या अच्छा, हमारे पास मेजर इंसिडेंट जो, या मेजर सीवियरिटी आती है, अगर कोई मेजर इंसिडेंट हुए हैं, कोई फैटेलिटी हुई है, लीगल रिक्वायरमेंट हमने जो है हमने वो की हैं, वायलेट की हैं, तो हम मेजर सीवियरिटी में लेंगे। कैटास्ट्रोफिक, बहुत सारा मल्टीपल फैटेलिटीज हुई हैं, या हमने लीगल रिक्वायरमेंट मल्टीपल वायलेट की हैं, तो हमारे पास आ जाएगी कैटास्ट्रोफिक 5 सीवियरिटी आ जाएगी, ठीक है? और उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी, सीवियरिटी और रिस्क किस तरह से निकालते हैं ये समझ आ गया होगा। आगे जाके हम एग्जाम्पल जब लेंगे इसकी तो हमें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। रिस्क स्केल, ठीक है? अब ये आ गया हमारे पास रिस्क स्केल, हम किस तरह से लेंगे। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि भाई हम मल्टीप्लाई करके देख रहे थे, तो हमारे पास जो 1 से लेके 3 तक रिस्क अगर आता है ना, तो वो आएगा लो लेवल रिस्क। 4 से 6 तक आएगा मॉडरेट लेवल रिस्क, जो हम ऊपर भी देख चुके हैं। 8 to 5 हमारे पास हाई लेवल रिस्क है, और 15 to 25 एक्सट्रीम रिस्क है, ठीक है? अब इसकी वो भी लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन कि हमें किस लेवल पर, किस रिस्क लेवल पर क्या एक्शन लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है, फिर मैं कहूँगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का काम कर रही है, क्या एक्टिविटीज हैं, उसकी बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसकी बेसिस पर हमारे पास ये चेंज हो सकती है, ठीक है? अच्छा, जब हम हैज़र्ड आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, तो इवोल्यूशन ऑफ द हैज़र्ड्स, उसको हम किस तरह से देखते हैं, उसके लिए हम क्या टूल्स यूज़ करते हैं। जो इनिशियली मैंने एक बात की थी कि हमारे पास जो है हम गलत टूल यूज़ करते हैं रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ हैज़र्ड्स। अगर हम किसी भी स्कोप ऑफ वर्क में काम करते हैं, या किसी भी स्कोप ऑफ वर्क को एज ए प्रोजेक्ट लेते हैं, तो हमारे पास हैज़र्ड हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करने चाहिए। तो हमारे पास एक चीज़ आ रही है यहाँ पर, अगर आप देखें तो ये टाइल बनता है, टाइल, इसको कहते हैं हम टाइल। अब इसमें क्या है, टी फॉर टास्क, टास्क बेस्ड वहां पर क्या क्या हैजर्ड मौजूद है, ठीक है? क्या एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल लाइन पे हम करने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट हमारे पास क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है? इस तरह से क्या होगा, अगर हम टाइल को फॉलो करेंगे तो हमारे पास कोई भी हैजर्ड मिस नहीं होगा।
जब हैजर्ड मिस नहीं होगा तो बाकी आगे हम उसको उसकी क्रिटिकलिटी जो है आगे पीछे करके या उनकी क्रिटिकलिटी जिसकी ज़्यादा है उसको ऊपर ले आएंगे, जिसकी क्रिटिकलिटी कम है उसको नीचे ले जाएंगे, वो हम शफलिंग कर सकते हैं। बट हमारे पास हैजर्ड सारे आइडेंटिफाई होने चाहिए, क्योंकि असेसर जो आपकी चीज़ें देखता है वो देखता है कि जब आपके पास सारे हैजर्ड्स वहाँ पे आइडेंटिफाइड हैं प्रॉपरली, ठीक है, उनकी रिस्क लेवल जो है प्रॉपर जो है आइडेंटिफाई हुआ है, काउंटर मेजर्स प्रॉपर दिए गए हैं, उसकी बेसिस पे वो आपको असेस करता है और नंबरिंग देता है, ठीक है, या मार्किंग देता है। अच्छा जी, अब दूसरी हमारे पास चीज आ जाती है इंडिविजुअल, आई एज इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल बेसिस भी हैजर्ड्स होते हैं ना कुछ। इंडिविजुअल बेसिस क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं कि हमारे पास बंदा जो है हमारा जो काम करने गया था वो एक्सपीरियंस है या इन एक्सपीरियंस है। इन एक्सपीरियंस बंदा डेफिनेटली क्या है, मोर क्या हो गया, ससेप्टेबल हो गया टू मीन्स क्रिएट एनी इंसिडेंट। कोई भी इंसिडेंट को क्रिएट कर सकता है, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस है या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन दोनों चीजें जो है ना, अगर हम मीडियोकर रेंज में हैं तो ठीक है। अगर हम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा है तो वो क्या होता है, ओवर फेमिलियरिटी ऑफ द हैजर्ड्स, अगर उसे बहुत ज्यादा फेमिलियरिटी होती है हैजर्ड से तो वो क्या करता है। अब हमारे यहाँ बहुत सारे, इंडिया पाकिस्तान में अगर देखें तो हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिशियंस होते हैं जो लाइव लाइन पे विदाउट एनी पीपी, विदाउट एनी काउंटर मेजर या विदाउट एनी कंट्रोल मेजर्स काम करते हैं और बोलते हैं यार हम तो 20 साल से काम कर रहे हैं सर, हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये चीजें क्या होती है, ओवर फेमिलियरिटी विद द हैजर्ड। अब होता क्या है कि उनके साथ इंसिडेंट छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली उनके साथ कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ होता। लेकिन अगर कोई इंसिडेंट जब होता है तो बहुत बड़ा होता है, फिर वो बताने के लिए किसी को बचते नहीं है कि भाई मेरे साथ जो है मैं विदाउट सेफ्टी काम किया करता था। और जो है इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं कि लोग जो है कई कई साल से या 20-20 साल से काम कर रहे थे, लेकिन जब उनके साथ इंसिडेंट हुआ तो वो बेचारे फिर किसी को बताने के लिए बचे नहीं कि मैं किस तरह से काम किया करता था, ठीक है। तो इसमें ये है कि हमें प्रॉपर्ली सेफ्टी से काम करना चाहिए। तो हमारे पास हम टॉपिक पे आते हैं, तो इंडिविजुअल बेसिस भी हैजर्ड्स होते हैं। यंगस्टर है हमारे पास, अगर यंगस्टर हमारे पास इनएक्सपीरियंस बंदा आया है, यंगस्टर है बिल्कुल, ठीक है, तो उसमें क्या है, एजुकेशन नहीं है, बाज़ लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब वो बहुत सालों से काम कर रहा है लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं है, तो इससे रिलेवेंट भी हमारे पास हमें ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी हैजर्ड आइडेंटिफाई करते हुए, ठीक है। एज फैक्टर काम करता है, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा एजेड है हमारा जो है वर्कर और कोई बहुत ज़्यादा यंग है। जेंडर डिपेंड करता है, मेल फीमेल डिपेंड करता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है और जो है टास्क हमारे पास क्या है और जेंडर क्या है यहाँ पे काम करने के लिए। अगर कोई लोडिंग लिफ्टिंग एंड अनलिफ्टिंग या लोडिंग अनलोडिंग की एक्टिविटी चल रही है और उसमें हमारे पास जेंडर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होगा, तो हमें ये इन चीज़ों का देखिए हमें ख्याल करना होगा जब रिस्क असेसमेंट हम करेंगे निबोश IGC 3 का पेपर अटेम्प्ट करते वक्त। तो हमें ये चीज़ें अटेम्प्ट करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि हमारे पास टास्क क्या है और उसमें यहाँ पर आके जो जेंडर हो जाएगा वो क्रिटिकल हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगी, रस्ट रेटिंग उसमें उसके हिसाब से देनी पड़ेगी। एज फैक्टर हमारे पर डिपेंड करेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस, इन एक्सपीरियंस, वो सारा जो है चीज़ें हम पर डिपेंड करेंगी। तो वो हमें सारी कंसिडर करनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें निमोश IGC 3 का पेपर अटेम्प्ट करते वक्त, ठीक है। अच्छा, लोड आ गया। लोड क्या है भाई, लोड जो है ये भी डिपेंड करता है कि हम वर्क एक्टिविटी या टास्क हमारे पास क्या है और हमारे को वर्क लोड किस तरह का है। वर्क लोड देखें जो है वो हमारे पास एक तो फिजिकल वर्क लोड है वो हो जाएगा, दूसरे हमारे पास क्या होता है कि टाइमिंग आ गई बहुत ज़्यादा, टाइमिंग जो है आपके काम करने की बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप 12 घंटे काम करते हो तो या वो जो हमारे पास वर्कर है या टेक्नीशियन है जो काम करने जा रहा है वो 12 घंटे से काम कर रहा है या 12 घंटे की उसकी शिफ्ट है, वो उस पर कंसिडर करेंगे तो आपको उसको भी फोकस करना पड़ेगा। वेट है, ऐसी एक्टिविटीज होंगी कि जिसमें जो है वेट मैटर करेगा। अगर हमारे पास टास्क जो है फॉर एग्जांपल फसाड क्लीनिंग का है तो हमारे पास जो क्रिटिकल हैजर्ड आ जाएगा वो वेट भी आ जाएगा, उसमें हमें वेट भी कंसिडर करना है। हमारा जो क्लीनर जा रहा है क्रेडल के ऊपर जब वो काम करने जाएगा और फॉर एग्जाम्पल उसका वेट बहुत ज्यादा है तो वो सारी चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रिटिकल हैजर्ड हो जाएगा इन दैट केस। अगर हमने फसाद क्लीनिंग का प्रोजेक्ट कंसिडर किया है तो हमारे पास जो वेट है वो क्या आ जाएगा, क्रिटिकल हैजर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हमने ये मिस कर दिया तो हमारी क्या हो सकती है, हम पेपर फेल कर सकते हैं, ठीक है, हमारा पेपर फेल हो जाएगा।
और हम अगर बार बार इसी तरीके की गलतियां करते रहेंगे तो बार बार हमारे पेपर फेल होंगे और हम डिसहार्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें जो है टास्क देखना है, हमारा टास्क क्या है, उसकी बेसिस पर कुछ हैजर्ड जो है क्रिटिकल होंगे। अगर फसाड क्लीनिंग है उसमें क्या हो सकता है, वेट भी हमें कंसिडर करना है जो कि शायद हम नहीं करते। ठीक है, शिफ्ट टाइमिंग है, टाइमिंग क्या है भाई शिफ्ट के, आपकी जो है नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है। अगर आप फॉर एग्जांपल फसाड क्लीनिंग की हम एग्जांपल लेते हैं और हमारे पास जो है शिफ्ट टाइमिंग, हम डे टाइमिंग में काम कर रहे हैं। अगर हम यूएई की मिसाल लेते हैं तो यूएई में जो है बहुत ज़्यादा समर सीजन में गर्मी होती है। अब उसमें क्या है, डे शिफ्ट पे आप काम कर रहे हो और फसाद क्लीनिंग की एक्टिविटी है आपकी, और आप जो है आपको ये टाइमिंग भी कंसीडर करने पड़ेंगे। टाइमिंग क्या होगा, अगर आप डे शिफ्ट में काम कर रहे हो तो डे शिफ्ट में टाइमिंग क्या है, अगर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, जैसे कि यूएई में एक मिड डे ब्रेक रूल है कि दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आप डायरेक्ट सन में एक्सपोज नहीं हो सकते, या आपका कोई भी वर्कर टेक्नीशियन डायरेक्ट सन में काम नहीं करेगा जाके, ठीक है, ओपन टू स्काई। तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी, ये सारी क्रिटिकल चीज़ें हैं। ओवर टाइम, अगर जो है हमारा टेक्नीशियन या जो वर्कर है वो ओवर टाइम कर रहा है, ये चीज़ें हमें जो है कंसिडर करनी पड़ेगी। ये हमारे हैज़र्ड्स पे या हमारी रिस्क असेसमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स, ई फॉर इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हमारा जो है एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट है और दूसरा हमारे पास क्या है, वर्क इन्वायरमेंट। वर्क इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, वर्क इन्वायरमेंट में हमारे पास जो है, अगर उसकी ऑफिस में जिस जगह वो काम करता है वहाँ पे पीयर्स से नहीं बनती, या पीयर्स जो है उसको बहुत ज़्यादा, या उसका बॉस जो है बहुत ज़्यादा मीन्स क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब एटीट्यूड है उसका, वो उसको हमेशा प्रेशर में रखता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी अगर हम ऑफिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। तो वर्क प्रेशर क्या है या वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। हाँ, वो हो गया। एटीट्यूड ऑफ बॉस हो सकता है इसमें। और हमारे पास दूसरा, अगर हम आ जाते हैं वर्कशॉप्स पे या फिर हमारे दूसरे जो एक्टिविटीज़ हैं प्रोसेस प्लांट्स पे, तो वहाँ पे कंजेस्टेड एरिया एक एनवायरनमेंट हो गया कि किसी एरिया में काम कर रहा है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट किस तरह के कंजेस्टेड है या कन्फाइंड स्पेसेस में काम कर रहा है, ठीक है, एलपीजी बुलेट पे कर रहा है, वाटर टैंक में काम कर रहा है। तो उससे क्या आ जाएगा, हमारे पास कंजेस्टेड एरिया है, वो एक हैजर्ड हमारे पास वहाँ पे आइडेंटिफाई हमें करना होगा। इल्यूमिनेशन आ जाएगी हमारे पास, ह्यूमिडिटी आ जाएगी, अगर हम जो है ओपन टू स्काई एरिया में या बाहर बिल्डिंग से बाहर काम कर रहे हैं या प्लांट से बाहर काम कर रहे हैं, तो ह्यूमिडिटी आएगी हमारे पास इन्वायरमेंट में। तो ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी, जो हम आगे जाके रिस्क असेसमेंट में डिस्कस भी करेंगे कि हम कहाँ पर क्या चीज़ एक्टिविटी जो है डिस्कस हमें करनी चाहिए। तो अभी आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली रिस्क असेसमेंट किस तरह से की जाती है और रिस्क असेसमेंट होती क्या है ये समझा दूंगा इंशाल्लाह। और इसमें अगर आपको कोई भी कमेंट्स हो तो आप मुझे नीचे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, तो इससे मेरी हौसला अफजाई भी होगी और मैं इंशाल्लाह मज़ीद आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, जिससे आपको फ़ायदा होता रहेगा। और बाकी जो सारी वीडियोस हैं वो हम डिस्कस करते रहेंगे, जितने भी हमारे पास टॉपिक्स आ रहे हैं, ये जो हैज़र्ड्स हम आइडेंटिफाई कर रहे थे ऊपर, उनके हवाले से सारी वीडियोस इंशाल्लाह बनाएंगे। और जो है जितने भी हमारे आईजीसी या निबोश के जो पेपर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे आगे के पेपर्स में। आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ये सारे स्टैंडर्ड्स भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास ये हमें समझ आ गया कि भाई टाइल एक हम यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स। अच्छा, अब हम जाते हैं कंट्रोल मेजर्स के ऊपर। अब कंट्रोल मेजर्स मैंने कहा था कि भाई देखो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं कि हमारे पास क्या था, हमने सबसे पहले हैजर्ड आइडेंटिफाई किया, हैजर्ड के बाद हमने क्या किया, उसकी जो है सिवियरिटी और प्रोबेबिलिटी निकाली, कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता चले, ठीक है, रिस्क हमारे पास पता चला, हमें रिस्क कितना आ रहा है, रिस्क होता क्या है, रिस्क रेटिंग कैसे निकालते हैं, ये हो गया। उसके बाद हमने जो है क्या किया कि हम आ गए काउंटर मेजर्स या कंट्रोल मेजर्स पे। अच्छा, कंट्रोल मेजर्स को मैं बार बार काउंटर मेजर्स कहता हूँ क्योंकि यूजुअली मैं नॉर्मली वही टर्म यूज कर रहा होता हूँ, तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो एक ही बात है, ठीक है। तो हम कंट्रोल मेजर्स यूं तो करते हैं। अब जैसे आईएसओ 9, आईएसओ क्या कहते हैं, सॉरी, आईएसओ बार बार मुंह पे आता है, हमारे पास जो ओसास 18001 था या अभी आईएसओ 45001 है, इसमें जो है उन्होंने ऑपरेशन कंट्रोल्स का वर्ड यूज किया है। तो वो भी एक ही बात है, अगर ऑपरेशन कंट्रोल्स यूज करते हैं आप या कंट्रोल मेजर्स कहते हैं, ठीक है।
वो एक ही बात होगी। अब इसमें क्या होती है हायरार्की ऑफ कंट्रोल। हायरार्की ऑफ कंट्रोल किस तरह से आएगा, हमारे पास हायरार्की ऑफ कंट्रोल आ जाता है भाई ई फॉर, अब इसको हम पहले एक वो बना लेते हैं पूरा कि इसमें हमारे पास एक चीज आ रही है एरिक एरिक पीडी एरिक पीडी। अब ई फॉर एलिमिनेशन ऑफ हैजर्ड। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि जहां हम काम कर रहे हैं उस जगह पर कोई हैजर्ड ना हो या हैजर्ड फ्री एनवायरनमेंट में हम काम करें। तो हमारी कोशिश सबसे पहले यही होती है जब आप रिस्क असेसमेंट करने जाते हैं या आप निबोश आईजीसी 3 का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो सबसे पहले एग्जामिनर चेक करता है कि इसने हैजर्ड जो आइडेंटिफाई किया है उसको जो है इसने एलिमिनेट करने की कोशिश की है या इस जगह पर ये हैजर्ड एलिमिनेट हो सकता था। अगर ये हैजर्ड एलिमिनेट हो सकता था तो इसने क्या उसके काउंटर मेजर्स लिए हैं, हैजर्ड को एलिमिनेट करने के लिए कंट्रोल मेजर्स लिए हैं या नहीं लिए। इस बेसिस पे आपकी असेसमेंट होती है और इस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। रिड्यूस, देखिए अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते आप तो आप कोशिश करते हैं कि यार रिड्यूस कर दो, और अगर रिड्यूस में क्या होता है और एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और रिड्यूस में हम क्या करते हैं एलिमिनेट करने के लिए अगर हमारे पास बहुत ज्यादा खर्चा है, फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतना खर्चा नहीं कर सकती, तो हम कहते हैं कि यार रिड्यूस कर लो हैजर्ड्स को। तो हम क्या करते हैं कि जब कंट्रोल मेजर्स दे रहे होते हैं किसी भी हैजर्ड के हवाले से, तो हम कोशिश करते हैं कि एरिक पीडी के हिसाब से हम सारे कंट्रोल मेजर्स देने की कोशिश करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन को जो फिजिबल हो या जो उसके लिए क्या हो इफेक्टिव हो, कि क्योंकि पैसा भी वेरी करता है बिजनेस के अंदर, तो हमें उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि हम सारे कंट्रोल मेजर्स देने की कोशिश करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को जो फिजिबल लगता है वो हैजर्ड वो कंट्रोल मेजर्स लेते हुए अपना काम जो है प्रोसेस कंटिन्यू रखे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले कोशिश करते हैं एलिमिनेट करो हैजर्ड को। अगर हमारे पास एलिमिनेट नहीं हो पाता हैजर्ड या फिर उसका लिए खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है, हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसका जो इम्पैक्ट है, कोई भी हैजर्ड है उसका इम्पैक्ट जो है हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि हैजर्ड का अगर इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाता है तो भी हम काम कर सकते हैं आगे। आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं हम, आई फॉर आइसोलेशन, आइसोलेट कर दो हैजर्ड को। हैजर्ड जब बाहर ही नहीं आएगा या हमें एक्सपोज ही नहीं करेंगे या हम एक्सपोज नहीं होंगे या वो हम पर एक्सपोज नहीं होगा तो हमें नुकसान नहीं होगा या कम से कम होगा। कंट्रोल, हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हैजर्ड को बाय इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। हमारे पास इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं। ठीक है, D4 आ गया हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या इंजीनियरिंग कंट्रोल सी, हम ये यूज करते हुए हम हैजर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल में हम बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं या रिस्क लेवल जो है काफी हद तक नीचे लेके आ जाते हैं। डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में हमारे पास क्या होता है, हम मिनिमल कंट्रोल करते हैं या हम सिर्फ जो एक्सपोज हो रहा होता है आदमी या टेक्नीशियन, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं कि हैजर्ड को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो और तुम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हो इस हैजर्ड से। अच्छा, हमारे पास रह गया पी, आप लोग समझ रहे होंगे मैं भूल गया हूँ, लेकिन पी हमारे पास होता है पीपीज। पीपीज बेसिकली अगर आप ओसास 18001 या ISO 45001 में देखे जाएंगे तो वहां पे पी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है हमें सबसे लास्ट रिजल्ट मिलता है इन द हायरार्की ऑफ ऑपरेशन कंट्रोल्स। ऑपरेशन कंट्रोल में पीपीज जो है हमारे पास सबसे लास्ट रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि पीपीज जो है वो बहुत जो मिनिमल हैजर्ड रह जाता है ना या मिनिमल रिस्क लेवल रह जाता है हमारे पास, जिसको हम रेजिडुअल रिस्क भी कहते हैं, तो हम पीपीज यूज करते हैं। जब हम सारे कंट्रोल मेजर्स ले चुकते हैं या हमारे पास सारे कंट्रोल मेजर्स आ जाते हैं उसके बाद हम यूज करते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये सिर्फ एक आदमी को या पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जो कि मिनिमल हैजर्ड के लिए बनाए गए हैं। बट यूजुअली हमारे यहाँ क्या होता है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में मैं देखता हूँ, पाकिस्तान में मैंने बहुत काम किया है, ऑयल एंड गैस में काम किया है, तो वहां पर क्या होता है कि हमारे पास दिखा दिया जाता है कि पीपीस पहना के बंदे को कहीं पर भी उतार दो। पीपीस पहनाकर आप जो है बंदे को जो है कंडेंसेट टैंक में भी उतार दो, एलपीजी पुलेट में भी उतार दो। ठीक है, पीपीस का मकसद ये नहीं होता कि आपने कहीं पर भी बंदे को हैजर्ड कंट्रोल किए बगैर आपने पीपीस पहना के बंदे को उतार दिया। तो पीपीस आपको सिर्फ मिनिमल हैजर्ड जो होती है ना उनसे कंट्रोल करता है। मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि क्रेन ऑपरेशन चल रहा है, क्रेन ऑपरेशन के दरमियान जो है आपको जो उसका डायमीटर होता है उसमें जो है आपको नहीं जाना होता, या उस सर्किल के अंदर क्रेन ऑपरेशन या लिफ्टिंग ऑपरेशन जो आपका हो रहा होता है उसमें आपको नहीं जाना चाहिए। बट हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, क्या मेजोरिटी जो दोस्त होते हैं वो हेलमेट पहन के क्रेन ऑपरेशन एरिया में घूम रहे होते हैं आराम से कि हेलमेट पहना हुआ है हम सेव है।
यार अगर हेलमेट आपने पहना हुआ है, ऊपर से अगर क्रेन से कोई चीज़ खुदा ना खास्ता गिरती है या ऊपर से कोई भी चीज़ गिरती है, तो शायद हेलमेट तो बच जाएगा लेकिन आपकी गर्दन नहीं बचेगी। तो आपको पीपी सिर्फ़ आपको मिनिमल हैज़र्ड से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना? या मिनिमल हैज़र्ड जो है उससे बचा सकते हैं। तो आपको चाहिए ये कि आप अगर हेलमेट यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी जगहों पे यूज़ करें जैसे कंजेस्टेड एरिया है, प्लांट रूम्स हैं, जो कि आपको जहाँ पर आपकी टक्कर हो सकती है किसी चीज़ के साथ, कोई चीज़, कोई पाइप, कोई फिटिंग आपसे टकरा सकती है, वहाँ से आपको प्रोटेक्ट कर सकता है हेलमेट, ठीक है? या पीपीज़ जो है आपको इन छोटे-मोटे हैज़र्ड से प्रोटेक्ट करेगा, बड़े हैज़र्ड से पीपी कभी भी प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ती है, पूरी रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी, कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ेंगे एज़ पर एरिक-पीडी, ठीक है? एलिमिनेट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा हैज़र्ड को, कंट्रोल करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स लेने होंगे और फिर हम पीपीज़ पहन के काम कर सकते हैं, ठीक है? अब हमारे यहाँ गलती ये भी होती है जब हम आईजीसी 3 का पेपर देते हैं कि हम कंट्रोल मेजर्स वहाँ पे पीपीज़ डाल रहे होते हैं। तो पीपीज़ से होता क्या है कि हम सबसे पहले पीपी दे देते हैं, भई कंट्रोल मेजर क्या है पीपीज़, हमने ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है, ठीक है? हेलमेट पहनना है, फुल रेस्टिंग हार्नेस पहननी है। उससे क्या होता है कि आपकी जो है रिस्क असेसमेंट वैसे ही खराब हो जाती है, वो आपको मार्क्स नहीं देता। क्योंकि पीपीज़ मैंने आपको समझाया वो सिर्फ़ एक पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? अब उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम रिस्क असेसमेंट करेंगे, प्रॉपर्ली एक रिस्क असेसमेंट करते हैं। सारे